अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स के ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज का हमारा सेकंड लेक्चर है जिसका टॉपिक है आइडेंटिफाई क्लास ऑफ मोल्ड। किसी भी काम की शुरुआत उसके अख्ताम को जहन में रखते हुए की जाती है। ठीक है, तो हमें बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स मिलेंगे और ये स्टैंडर्ड हमें हेल्प करेंगे हमारे मोल्ड की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेकर। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड हमें कौन देता है? द एसपीआई मोल्ड क्लासिफिकेशन वर डेवलप्ड बाय द यूएस सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में एक सोसाइटी है प्लास्टिक इंजीनियर्स की जो हमें ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। और ये स्टैंडर्ड जो है वो हमें डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से हमने अपने मोल्ड को कैटेगराइज करना है। और वो पर्टिकुलर कैटेगरी हमें डिफाइन करेगी कि मोल्ड के डिज़ाइन फीचर्स क्या होने चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, वो तमाम स्ट्रेटजीज, वो तमाम एसेसरीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सोसाइटी बेसिकली मोल्ड के स्टैंडर्ड को 5 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करती है, जिसमें 101 से लेकर 105 तक के 5 कैटेगरीज बनती हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी हम अपने मोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हम बनने वाले मोल्ड को किस क्लास के अंदर रखने जा रहे हैं। और ये स्टैंडर्ड जो है वो हमें हेल्प आउट करता है मोल्ड की कंस्ट्रक्शन को लेकर, उसके डिज़ाइन फीचर्स को लेकर और उसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स को लेकर। तो सबसे पहले कैटेगरी डिस्कस करते हैं टाइम ज़ाय किए हुए बगैर। तो पहली क्लास है हमारे पास 101 टूल। इस क्लास के अंदर वो तमाम मोल्ड आएंगे जिनसे हासिल होने वाली प्रोडक्ट मोर देन 1 मिलियन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बिल्ड फॉर एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्शन, दिस इज द हाईएस्ट प्राइस टूल्स एंड इज मेड विद ओनली द हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल। यानी ये सबसे टॉप क्लास है स्टैंडर्ड के अंदर, और इसके अंदर हम उसी मोल्ड को रखेंगे जिसकी प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो। ऑब्वियसली जब इसकी प्रोडक्शन रेट हाई होगी तो हम एक ऐसा टूल डिज़ाइन करेंगे जिसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो। और लाइफ जब मोल्ड की ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल, इसमें इस्तेमाल होने वाले डिज़ाइन फीचर्स जो हैं वो हमने बहुत ही फोकस होके, डिटेल होके, स्पेसिफिक होके सेलेक्ट और डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं कि जब भी आप इस क्लास का मोल्ड डिज़ाइन करें, आप इसका डिटेल डिज़ाइन बनाएं। यानी जितने भी आप डिज़ाइन फीचर्स बना रहे हैं उनके अंदर पार्ट की इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि यूज़ होने के बाद उसको रिप्लेस करने का ऑप्शन मौजूद हो। नेक्स्ट, टूल स्ट्रक्चर कंपोनेंट टू हैव अ मिनिमम हार्डनेस ऑफ 28 HRC। ठीक है, यानी जो मोल्ड का स्ट्रक्चर है, मोल्ड बेस जो है, उसकी हार्डनेस कम से कम जो है वो 28 HRC होनी चाहिए। Cavity and core must be hardened to a minimum of 48 HRC range। यानी जो इस मोल्ड में क्लास 101 के अंदर जो मोल्ड बनने जा रहा है उसके अंदर मोल्ड में मौजूद जो कोर कैविटी इंसर्ट हैं, जो कि मेन कंपोनेंट होता है मोल्ड के, उनकी हार्डनेस जो है वो मिनिमम 48 HRC होनी चाहिए। इसके अलावा ऑल द अदर डिटेल्स सच एज सब इंसर्ट, स्लाइडर्स, हील ब्लॉक, गिव्स, वेज ब्लॉक, लिफ्टर्स शुड बी हार्डन टूल स्टील। इसके अलावा जितने भी डिज़ाइन फीचर्स हैं या सब इंसर्ट आप कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं मोल्ड के अंदर, उन सब की हार्डनेस भी जो है वो 48 HRC होनी चाहिए और वो हार्डन टूल स्टील के होने चाहिए। ठीक है, तो जब मटेरियल की जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है हमारा मोल्ड के अंदर, उसकी प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट हुई भी होगी और उसकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसमें वियर एंड टीयर रेशो जो है वो कम से कम होगा। जब वेयर एंड टीयर रेशो कम से कम होगा तो मोल्ड जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देने के काबिल हो जाएगा। 101 क्लास के अंदर जो हमारा इजेक्शन सिस्टम है, इजेक्टर का मैकेनिज्म है, वो गाइडेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक मोल्ड बेस बना हुआ है जिसके अंदर ये दो प्लेट्स जो हैं वो बेसिकली इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम मोल्ड बेस परचेस करते हैं तो इसके अंदर 4 पिनें लगी हुई होती हैं जो कि पुश बैक का काम करती हैं, यानी इजेक्टर के मैकेनिज्म को पीछे ले जाने का काम करती हैं। तो इसके अलावा आपने इस दोनों प्लेट्स को जो है वो गाइड करना है एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट की मदद से।
और वो सिलेंड्रिकल शाफ्ट जो है बॉटम प्लेट से लेके कोर या कैविटी प्लेट, ये जो जहाँ पर मेरा माउस है यहाँ पर जाकर इस फेस के साथ मैच हो रही होती है। तो 101 क्लास के अंदर जो है वो आपका इजेक्टर सिस्टम क्या होना चाहिए, गाइडेड होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मोल्ड में मौजूद पार्ट्स हैं जो जिनके दरमियान स्लाइडिंग हो रही है, वहाँ पर आपने वेयर प्लेट्स ज़रूर इस्तेमाल करनी है। और नॉर्मली ये हमारे लिफ्टर के मैकेनिज़्म में और इजेक्टर के मैकेनिज़्म में जो सब असम्बली कंपोनेंट होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपका स्लाइडिंग का मैकेनिज़्म कंटिन्यूसली मूव कर रहा होगा, तो जो दो मेटिंग सरफेसेस हैं, दो पार्ट की सरफेसेस आपस में जो है उनके दरमियान फ्रिक्शन की वजह से वेयर ऑफ हो रही होंगी, घिस रही होंगी। तो उसकी इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो आपने एक सॉफ्ट मटेरियल के साथ करनी है। ब्रास वगैरह की प्लेट्स जो है वो लगी हुई होती हैं, तो उससे होता यह है कि जब भी वो मटेरियल वेयर ऑफ हो जाता है तो हम उसको निकाल कर उसकी जगह दूसरा कंपोनेंट लगा देते हैं और मोल्ड को अगेन जो है वो हम प्रोडक्शन के लिए भेज देते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल प्रोविजन टू बी इन कैविटीज, कोर्स एंड स्लाइड कोर्स वेर एवर पॉसिबल। ठीक है, आपने क्या करना है कि टेम्परेचर कंट्रोलर लगाना है प्रॉपर, जो कि आपके मोल्ड में मौजूद कोर कैविटी इंसर्ट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम मशीन के ऊपर मोल्ड लगाते हैं तो मोल्डिंग के दौरान ये मटेरियल के अकॉर्डिंग होता है आपका कोर कैविटी इंसर्ट का जो टेम्परेचर है। तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ हो, कोई मैनुअल मेथड ऐसा ना हो जो हम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा ओवर द लाइफ ऑफ अ टूल करोजन इन द कूलिंग चैनल्स डिक्रीज कूलिंग एफिशिएंसी थस रिगार्डिंग पार्ट क्वालिटी एंड इंक्रीज साइकिल टाइम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखें इंसर्ट के अंदर बहुत सारे होल हुए हैं इस पिक्चर के अंदर। तो नॉर्मली हम कूलिंग लाइंस बनाते हैं जो कि पार्ट को ठंडा करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए ये पूरा मैकेनिज्म बनाया जाता है। तो इन होल्स में होता यह है कि नॉर्मली पानी या ऑयल यूज़ किया जाता है इंसर्ट को ठंडा रखने के लिए। तो अगर पानी यूज़ करेंगे तो होगा ये कि थोड़ी ही दिनों में वहाँ पे ये होल्स जो होंगे ये रस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, जब वहाँ पर रस्ट आ जाएगा तो होगा क्या कि इनका डाया भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे 10 mm का डाया रस्टिंग होने के बाद वो टाइम टू टाइम इसका इंटरनल डायर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो कूलिंग एफिशिएंसी होगी वो डायरेक्टली अफेक्टेड होगी इस चीज़ से। तो 101 क्लास के अंदर क्या करना है, इट इज़ देयरफॉर रिकमेंडेड दैट प्लेट्स और इंसर्ट कंटेनिंग कूलिंग चैनल टू बी ऑफ अ कोरोसिव रेजिस्टेंस मटेरियल और ट्रीटेड टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, इनमें हमने क्या करना है कि ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जहाँ पे हमारी कूलिंग लाइंस बन रही हैं कोर इंसर्ट के अंदर, और वो कैविटी से या कोर प्लेट से होती हुई इंसर्ट की तरफ जा रही है। तो वहाँ पर आपने ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो बेसिकली कोरोजन रेजिस्टेंस हो, ताकि आपके मोल्ड की कूलिंग लाइन में जो है वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो है वो जंग ना आए, और ये पूरा मैकेनिज्म, कूलिंग का मैकेनिज्म जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करता रहे। इस चीज़ को आपने 101 क्लास के अंदर ज़रूर कंसिडर करना है। इसके बाद पार्टिंग लाइन लॉक्स आर रिक्वायर्ड ऑन टूल्स। ये देखें इस तरह के लॉक आते हैं, डीएमई, फतुबा, हेस्को, और ये जितनी भी बोल्ड एसेसरीज बनाने वाली कंपनीज हैं ये बेसिकली इस तरह के लॉक बनाती हैं, और आप इनको कोर कैविटी के दरमियान लगा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट जो है वो आपका लेट सपोज फिक्स वाली वाली साइड पे लग जाएगा, और गोल्डन वाला पार्ट जो है वो आपकी मूवेबल वाली साइड पे लग जाएगा। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन क्या होगा, जब ये दोनों पार्ट आपस में मिलेंगे तो यह इसकी लॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ा चीज़ा चीज़ें हैं जो 101 टूल के अंदर डिस्कस हुई हैं। अब ऑब्वियसली होगा ये कि 102 से 103, 4, 5 में कुछ चीज़ें एलिमिनेट होती जाएंगी। ठीक है, तो 102 क्लास के अंदर ऐसे मोल्ड को हम रखेंगे जिसकी प्रोडक्शन 1 मिलियन से ज़्यादा ना हो, यानी 10 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। मीडियम टू हाई प्रोडक्शन टूल, गुड पार्ट्स रिक्वायरिंग क्लोज टॉलरेंस, दिस इज अ हाई क्वालिटी फेयरली हाई प्राइस टूल। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है 101 और 102 के अंदर। कुछ फीचर्स जो हैं वो 102 के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि आपका डिज़ाइन जो है वो डिटेल
डिज़ाइन आप करेंगे इसको। और टूल स्ट्रक्चर जो है यानी मोल्ड बेस जो है उसकी भी हार्डनेस जो है वो यहाँ पर 28 HRC होगी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ 101 कोर कैविटी। और इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं उनकी हार्डनेस मिनिमम 48 HRC होगी। और आप नाइट राइडिंग करके भी जो है वो मज़ीद एक केस हार्डनिंग का प्रोसेस होता है जिससे हार्डनिंग के बाद होता है, और उससे मज़ीद जो है वो आपके टूल की लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो बाज़ मोल्ड मैन्युफैक्चरर जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने कोर इंसर्ट और कैविटी इंसर्ट को हार्ड करने के बाद उस पर नाइट राइडिंग भी करवाते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के टूल्स के लिए ये चीज़ रेकमेंडेड है। अच्छा, इसमें भी 102 के अंदर भी टेम्परेचर कंट्रोलर आप यूज़ करेंगे, पार्टिंग लॉक यूज़ करेंगे। The following items may or may not be required depending on the ultimate production quantities anticipated. It is recommended that those items desired to be made a firm requirement of core purpose. ठीक है, देखें, दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं, दो तीन सिनेरियो होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये कि आपकी अपनी कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देती है, एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप की कंपनी जो है वो मोल्ड मैन्युफैक्चर करती है और वो किसी कस्टमर का होता है, किसी क्लाइंट का होता है। मोल्ड मैन्युफैक्चर होने के बाद आपका कस्टमर उस मोल्ड को ले जाता है और उसको जो है वो अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो आपका कस्टमर, लेट सपोज आपको किसी मोल्ड को मैन्युफैक्चर करने के लिए दे रहा है, तो आपने उससे क्वांटिटी तो मेक श्योर करनी है कि भाई आपने जो बनने वाला मोल्ड है इससे आप कितनी प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने फर्दर फीडबैक लेनी है ये तमाम पॉइंट्स बता के, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा चीज़ें आप इंक्लूड करते जाएंगे जो कि मोल्ड की लाइफ पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, उसी के साथ ही मोल्ड की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो कोरोसिव रेजिस्टेंट और टेम्परेचर कंट्रोल चैनल्स हम यूज़ करेंगे, प्लेटेड कैविटीज़ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया आपको पॉइंट कि जो आपकी इंसर्ट हैं उनमें आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं, आपको पता है कि हाउस होल्ड आइटम ख़ास तौर पे ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेकमेंडेड होती है, या कुछ इस तरह के लेंस के पार्ट होते हैं, इंडिकेटर के पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली सरफेस फिनिश चाहिए होती है। तो वहाँ पर फिर आप जो है वो कैविटीज़ और को जो है वो या कोर साइड या कैविटी साइड पे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर होते हैं ताकि फिनिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड आए। अच्छा, इसी तरीके से 103 क्लास के अंदर क्या होता है, हम 103 क्लास के अंदर ऐसे मोल्ड को रखते हैं जिनसे हमें 5 लाख या उससे कम की प्रोडक्शन लेनी होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो चीज़ें चेंज हो रही हैं 101 और 102 की निस्बत, उसमें मोल्ड की जो हार्डनेस है वो 101 और 102 में 28 HRC थी, इसके लिए रेकमेंडेड है 18 HRC। और 101 और 102 में जो है हमारी कोर कैविटीज़ और जितने भी हमारे सब असेंबली कंपोनेंट्स थे, ख़ासतौर पे स्लाइडर, लिफ्टर, उनकी जो रेकमेंडेड थी वो 48 HRC थी, और 103 के अंदर जो है ये कम होकर 28 HRC रह जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद जितने भी हमने ऊपर 102 और 101 के अंदर जितनी भी मेन फीचर डिस्कस किए हैं वो ऑप्शनल है। डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर अगर वो चीज़ें बेयर कर सकता है तो आप मोड की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसको डिज़ाइन के अंदर इंक्लूड करें या ना करें। ठीक है, तो ये आपने कस्टमर से फीडबैक लेकर जो है वो फिर ऐड या लेस करना है। सेकेंड लास्ट हमारी जो क्लास है वो बेसिकली 104 है। 104 के अंदर हम ऐसे मोल्ड को रखते हैं जिनसे हमें 1 लाख या 1 लाख से कम की प्रोडक्शन लेनी होती है। ठीक है, इसमें आप मोल्ड को डिज़ाइन तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल डिज़ाइन नहीं करते। डिटेल डिज़ाइन से मुराद आप कंपोनेंट्स की इंटरचेंजेबिलिटी,
यानी मिसाल के तौर पर आप देखते हैं बाइक में या गाड़ी में हर कंपोनेंट की इंटरचेंजेबिलिटी होती है, यानी अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो आप जस्ट उसको रिप्लेस करें, ना कि पूरे मैकेनिज्म को आप रिप्लेस कर रहे हो। तो यहाँ पर 103 के अंदर 104 के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो डिज़ाइन बनाएं और जो मैकेनिज्म बन रहा है उसके अंदर आप पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी रखें, क्योंकि प्रोडक्शन रेट जो है वो कम है। अच्छा, 104 कैटेगरी के अंदर जो आपके मोल्ड का स्ट्रक्चर है वो एमएस का भी हो सकता है और एल्युमिनियम का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका पार्ट किस नौइयत का है। ठीक है, तो इसके लिए वैसे रेकमेंडेड है कि आप एमएस का मोल्ड बेस यूज करेंगे। ठीक है, कैविटीज जो है वो हमारी क्या कहते हैं एल्युमिनियम की, माइल्ड स्टील की या हाई कार्बन स्टील जो है वो हम यूज कर सकते हैं 104 के अंदर। ठीक है, लास्ट कैटेगरी जो आती है हमारी 105 टूल की आती है, और ये ऐसे मोल्ड होते हैं जिनसे जो हमें प्रोडक्शन लेनी होती है वो 500 से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, ये जो एसपीआई मोल्ड स्टैंडर्ड क्लास है ये हमें बताता है कि 500 से कम की अगर प्रोडक्शन है तो वो आपने उस ऐसे मोल्ड को आपने 105 के अंदर रखना है। और इसमें ज़्यादातर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम प्रोटोटाइप के लिए बनाते हैं या एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बनाते हैं, और इसके अंदर जो है वो मटेरियल डिज़ाइन फीचर्स जो है वो सारे के सारे ऑप्शनल हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिपेंड करता है कि पार्ट कितना सेंसिटिव है। ठीक है, यानी उसका प्रेसिशन लेवल क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो जिस असम्बली में लग रहा है उस असम्बली की इंपॉर्टेंस क्या है। बाज़ औक़ात होता ही है कि पार्ट की प्रोडक्शन जो है वो बड़ी कम होती है लेकिन कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक कंपोनेंट आप बना रहे हैं टू व्हीलर्स के लिए। ठीक है, उसके लिए अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल पर्पस के तहत जो कोई पार्ट बना रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आप कोई कंपोनेंट बना रहे हैं लेट सपोज सैटेलाइट के लिए, तो उसमें क्वांटिटी तो ऑब्वियसली कम होगी लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो ज़्यादातर जो है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए आप यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है हैंड मोल्डिंग हो गया, या अगर ऑटो का भी है तो उसमें हम देखते हैं कि मिनिमम कोर कैविटी बना लेते हैं, क्योंकि आप उस फर्दर डिज़ाइन फीचर जो है वो ऐड नहीं करते क्योंकि प्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा नहीं होता आजकल। इसके अलावा होता ही है कि अगर स्मॉल क्वांटिटी आपने बनानी होती है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए तो उसके लिए फिर आप 3D प्रिंटर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अगर मोल्डिंग के थ्रू पार्ट का बिहेवियर देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, उस पर कुछ टेस्टिंग करनी है, तो फिर आपने उसका मोल्ड ही बनाना है, क्योंकि मोल्ड से बनने वाले पार्ट और 3D प्रिंटर से बनने वाले पार्ट की कॉम्पैक्टनेस में जो है वो बड़ा डिफरेंस होता है। मोल्ड से बनने वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा डेंस होता है, और जबकि 3D प्रिंटर से बनने वाला पार्ट जो है, प्लास्टिक का पार्ट जो है इतना डेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ ये टेबल, इस टेबल को आपने क्या करना है, बेसिकली फ्रेम करवा के अपनी शॉप के अंदर, डिज़ाइन शॉप के अंदर या बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन के अंदर भी आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीचर यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये फीचर यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, और यहाँ पे चेक से हमें पता चल जाएगा कि वो फीचर हमने 101, 102, 103, 4 या 5 की क्लास के अंदर रखना है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है रनर लेस डिज़ाइन। ठीक है, अगर आपके पार्ट का डिज़ाइन इस तरीके से है कि आप उसमें अगर रनर लेस डिज़ाइन बनाएं तो 101 की क्लास के अंदर आप रनर लेस डिज़ाइन को ज़रूर कंसिडर करें। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि हॉट रनर जो मोल्ड होते हैं वो बेसिकली उनमें वो रनर लेस होता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है, और ज़रूरी नहीं है कि हर कंपोनेंट को ही आप रनर लेस बनाते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो पार्ट का जो डिज़ाइन है या उसका ज्योमेट्रिकल फीचर इस तरह का है कि वहाँ पर रनर लेस डिज़ाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस पॉइंट को आपने कंसिडर करना है 101 के अंदर अगर पॉसिबल है तो। दूसरा, आपने स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रोलेस निकल प्लेटेड टूल बेस, यानी एक ऐसा टूल बेस सेलेक्ट करना है जो बेसिकली जिसके ऊपर जंग ना आए। ठीक है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आपने सेलेक्ट करना है, ये 101 कैटेगरी के अंदर ही आपने
सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्पेयर पार्ट्स फॉर टूलिंग, जब भी हम मोल्ड बनाते हैं, अगर हम किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो अगर आप मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जॉब करते हैं या आपका बिजनेस जो है वो मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का है, तो अगर आप 101 के अंदर और 102 की क्लास के अंदर रहते हुए कोई मोल्ड बना रहे हैं, तो कोशिश करें उसके स्पेयर पार्ट्स आप ज़रूर प्रोवाइड करें, यानी इंसर्ट बना के दें, कैविटी इंसर्ट बना के दें। और इसके अलावा जितने भी पार्ट्स के अंदर इंटरचेंजेबिलिटी है उनको आप ज़रूर बना के दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन कंपोनेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देंगे, आप इसके पैसे बिल्कुल चार्ज करेंगे। लेकिन ये एक प्रोटोकॉल है, समझ लें, 101 और 102 का, ठीक है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रोलेस निकल प्लेटेड कूलिंग प्लेट्स, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 101 और 102 दोनों में ही जो है वो इस तरह का मटेरियल आप यूज़ करेंगे कूलिंग चैनल्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो रस्ट है उसको एलिमिनेट किया जाए, रोका जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑटोमेटिक इंजेक्शन साइकिल एंड पार्ट डीगेटिंग, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों के अंदर आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप जो इंजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो रही हो, ठीक है, और उसके अंदर पार्ट डीगेटिंग का सिस्टम हो। यानी जब आपका पार्ट बनता है इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू, तो आपको पता है कंपोनेंट के साथ रनर और स्क्रू, वो पूरी स्टिक आ जाती है। तो उसको सेपरेट करने के लिए जाहिर सी बात है आपको एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ती है, या एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होता है। तो 101 से लेके 103 तक की क्लास के अंदर आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें जो कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पार्ट को रनर के साथ डीगेट करे, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन जो है वो डिटेल डिज़ाइन आपने 101 2 और 3, यानी 101 10 लाख से ज़्यादा के पार्ट, 102 10 लाख या उससे कम, और 103 5 लाख पार्ट, ठीक है। या आपने मोटी मोटी चीज़ें जहन में रखनी है। जब भी मोल्ड डिज़ाइनिंग की शुरुआत होगी तो आपने अपने मैनेजर से, अपने कस्टमर से, या बिजनेस डेवलपमेंट डिवीज़न का जो प्रोफेशनल बंदा है जो आपको बिजनेस ला के दे रहा है डिज़ाइन सेक्शन के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न के अंदर, उससे आपने इस पॉइंट को कंफर्म करना है मोल्ड डिज़ाइन करने से पहले। क्योंकि वंस कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी तो अब आप इस टेबल के थ्रू अपने डिज़ाइन होने वाले मोल्ड के अंदर ये तमाम फीचर्स जो है वो ऐड करेंगे। तो उसके बाद हीट ट्रीटेड कैविटी कोर इंसर्ट है, ये 101 और 102 के लिए रेकमेंडेड है, 3 के लिए रेकमेंडेड नहीं है, ऑप्शनल है। और पार्टिंग लाइन लॉक, यानी कोर कैविटी का जो बेयरिंग फेस होता है उसके ऊपर आपने पार्टिंग लाइन लॉक्स लाजमी लगाने हैं 101 से लेके 103 की कैटेगरी तक, ओके। इसी तरीके से गाइडेड इजेक्शन जो है वो भी आपने इन तीनों कैटेगरीज में लगाना है। वेयर प्लेट्स, और जितनी भी जगह पर मोल्ड के अंदर स्लाइडिंग हो रही है वहाँ पर भी आपने वेयर प्लेट ज़रूर लगानी है। नॉर्मली ब्रास की प्लेटें हम लगा रहे होते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर दो मेटल के फेसेस आपस में कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब मोल्ड चल रहा होता है तो वहाँ पर स्लाइडिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर आपने किसी एक साइड पर जो है वो ब्रास की प्लेट या सॉफ्ट मटेरियल की प्लेट यूज़ करनी है, ताकि जब स्लाइडिंग हो तो हार्डेंड वाली साइड जो है वो प्रोफाइल उसकी एज इट इज़ रहे, और जो सॉफ्ट मटेरियल वाली साइड है वो वेयर ऑफ हो, और आप उसको बाद में एक सर्टेन प्रोडक्शन के बाद उसको चेंज कर दें। अच्छा, इसके बाद ऑटोमेटिक साइड एक्शन होना चाहिए तीनों कैटेगरीज के अंदर, यानी जो आपके स्लाइडर लिफ्टर हैं वो बेसिकली हैंड ऑपरेटेड नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए। इसमें आप कैंपिन यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर आपका स्लाइडर जो है वो हैवी है, स्लाइडर ब्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आप हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिलेंडर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड और मैकेनिकली ऑपरेटेड नॉकआउट सिस्टम, ये चारों कैटेगरीज के अंदर आपने यूज़ करना है। जहां पर 1 लाख पार्ट की प्रोडक्शन हो रही है 104, या 1 लाख से कम पार्ट की प्रोडक्शन आपने अपने बनने वाले मोल्ड से लेनी है, वहां पर भी आपने क्या करना है कि इजेक्टर सिस्टम के अंदर स्प्रिंग यूज़ करना है, ताकि इजेक्टर का मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिन पर वापस आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन चार कैटेगरीज के अंदर साइकिल काउंटर आपने यूज़ करना है। एक साइकिल काउंटर होता है वो लगा हुआ होता है। ये तमाम चीज़ें आप गूगल पे सर्च करें तो आपको इजीली ये सब असेंबली कंपोनेंट्स नज़र आ जाएंगे। और ये साइकिल काउंटर जो है और वियर प्लेट्स, इस तरह की चीज़ें बनी बनाई भी मिल जाती हैं, ठीक है। साइकिल काउंटर तो आपने बना बनाया ही लेना है।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है जनाब हमारे पास प्री हार्डेंड कैविटी एंड कोर इंसर्ट। ठीक है, अगर आप हार्डनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे मटेरियल लें जो प्री हार्डेंड हो, पहले से उन पे हार्डनिंग हुई भी हो, यानी उनकी कम से कम 28 टू 30 HRC तो हार्डनेस हो। उनको आप यूज़ कर सकते हैं 103 से लेकर 105 की कैटेगरी तक। ठीक है, उस पर आपको हार्डनिंग नहीं करनी पड़ेगी, जैसे आप वो ब्लॉक्स खरीदेंगे और उनकी मशीनिंग करके उसे मोल्ड में असम्बल्ड कर देंगे। इसी तरीके से एल्युमिनियम की कैविटी और कोर इंसर्ट या एल्युमिनियम का मोल्ड बेस सिर्फ और सिर्फ आपने 105 की कैटेगरी के अंदर ही यूज़ करना है। और 105 की जो कैटेगरी है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पार्ट बनाए जाते हैं जो कि प्रोटोटाइप बेस हों। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग अपने कमेंट से मुझे आगाह करें, ताकि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है या जो मेरी एक्सप्लेनेशन में चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं, उन पर मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा रिलेटेड होगा इंजेक्शन या शॉर्ट कैपेसिटी। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।